देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की कैबिनेट बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। विधानसभा चुनावों के पहले बैठक में मंत्रियों के न पहुंचने पर सवाल उठने लगे हैं। अमित शाह जब गए थे वहां पर तो उन्होंने एक बयान भी दिया था कि ममता बनर्जी जब तक चुनाव आएगा तब तक अकेली रह जाएंगी, क्योंकि उस दिन जब वो गए तो वहां पर काफी नेताओं ने अलग अलग तृणमूल से ही बीजेपी ज्वाइन की थी। तो 4 में से 3 मंत्रियों के न मौजूद होने को लेकर वजह तो बता दी, लेकिन अब सबकी नजर पर वन मंत्री राजीव बनर्जी हैं और वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयान देते नजर आए हैं जो सरकार और पार्टी को परेशानी में डालते हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रही है। बात जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गुपकार गठबंधन बीजेपी पर यह भारी पड़ गया है। बीजेपी ने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया था। बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन गुपकार गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी घाटी में 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनावों में गुपकार गठबंधन की बड़ी जीत। गठबंधन के नेता जो प्रचार के दौरान पूरी तरह गायब रहे, उनका दावा है कि ये नतीजे अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के खिलाफ जनता का फैसला है। इन नेताओं की दलील है कि नतीजों ने उनके रुख को सही साबित किया है और केंद्र सरकार को पिछले साल 5 अगस्त को लिए फैसलों को वापस लेना चाहिए। राज्य के 20 जिलों की 280 सीटों पर चुनाव हुए। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस 13 जिला परिषदों में अधिकतर सीटों पर जीत रही हैं। उधर बीजेपी और उसके सहयोगियों को 6 जिलों में जीत मिली है। अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, इस अलायंस के तरफ से उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनका भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया। इन नतीजों के बावजूद गुपकार रोड पर कोई जश्न नहीं हुआ। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के घर इसी रोड पर हैं। इनमें से किसी भी नेता ने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। उनका आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को सुरक्षा घेरे में सीमित कर प्रचार नहीं करने दिया गया। उधर सरकार ने इस आरोप का खंडन कर दिया। लेकिन जब 8 चरणों में हुए इन चुनावों के लिए वोट पड़ने शुरू हुए तो साफ हो गया कि बीजेपी के हाई वोल्टेज प्रचार पर विपक्षियों का शांत प्रचार हावी रहा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। आज का वर्डिक्ट, आज का वोट बिल्कुल साफ है। हमने अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा नहीं। हमने तो सिर्फ कहा कि हम पीपल्स अलायंस हैं, हम 5 अगस्त 2019 की मुखालफत करते हैं और उसके बुनियाद पे हमें वोट मिले। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानती। बीजेपी ने अपनी अधिकतर सीटें हिंदू बहुल जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में जीती। कश्मीर घाटी में बीजेपी को सिर्फ 3 ही सीटें मिल पाईं। जिन हालात में ये इलेक्शन हुए, नतीजे किसी की हार जीत से ज्यादा काफी मायने रखते हैं। इसीलिए अपोजिशन का ये कहना है कि केंद्र सरकार को अब लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि उन्हें 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जो 20 जिले हैं उनमें 13 जिलों में गुपकार अलायंस और कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकती है, जबकि 5 जिलों में बीजेपी की काउंसिल्स बन सकती है और 2 जिलों में आज़ाद उम्मीदवारों का, इंडिपेंडेंट्स का की ज़्यादा तादाद है, इसलिए वो किसी भी साइड जा सकती हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100वीं वर्षगांठ पर कहा कि वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर देश को बनाने के मुद्दे पर एएमयू के छात्र निकल पड़े तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो मिल के हासिल न हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि एएमयू के सपनों को पूरा करने में सरकार हर संभव मदद करेगी।
एएमयू के 100 साल का जश्न है। 56 साल बाद देश के किसी पीएम ने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी जिस पार्टी और संगठन से आते हैं उस एएमयू के तमाम लोगों के वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे में सबकी निगाहें उनके भाषण पे थीं। पीएम ने उन्हें वैचारिक मतभेद के बावजूद देश की खातिर साथ आने की दावत दी। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे एएमयू की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि एएमयू कैंपस में एक मिनी इंडिया बसता है। एएमयू ने 100 साल में लाखों जीवन तराशे हैं। 100 साल पहले यहाँ संस्कृत विभाग कायम हुआ। यहाँ गीता और रामायण के अनुवाद की मैन्युस्क्रिप्ट सहेजी है। एएमयू वाले दुनिया भर में देश के नुमाइंदे हैं। खुशी की बात है कि एएमयू में 35% छात्राएं हैं। कोरोना की मुफ्त जांच और इलाज में एएमयू ने मिसाल कायम की है। पीएम ने कहा कि 100 साल पूरे होने पे एएमयू के 100 हॉस्टल के छात्र एक नया प्रोजेक्ट लें और 100 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पे रिसर्च पेपर लिखें। बढ़ाने के लिए 75 हॉस्टल्स, एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का रुख एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ रहा है, सीए आंदोलन में शामिल होने से एएमयू के छात्र राइट विंग संगठनों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पीएम की स्पीच को लेके उन्हें कुछ अंदेशे भी थे, लेकिन पीएम ने कहा कि वे उनके ख्वाब पूरे होने में मदद करेंगे। और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। एएमयू के शिक्षकों छात्रों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनके रुके काम पूरे होंगे और यूनिवर्सिटी के स्टेटस को खतरा नहीं होगा। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूं क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफों के बाद तमाम लोगों में एएमयू को लेकर के उनका परसेप्शन बदले, और ये एएमयू की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को एक प्रगतिशील और आधुनिक सोच से लैस कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लायक बनाए। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिन पहले बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी मांगों के समर्थन में बैठे किसानों को दलाल कहा था। उनके मुताबिक किसान नहीं बल्कि दलाल आंदोलन कर रहे हैं और उनके राज्य में किसानों की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र आरा में किसानों को क्या एमएसपी मिल रही है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वो भी जब भी आदमी जाता है काम के लिए, किसान का सब किसान वर्चुअल सब पैसा मांगता है कि बिना पैसा के काम नहीं होगा। तब किस काम के लिए पैसा मांगता है? ओ दाखिल खारिज में और रसीद कटाने में। पहले से पुराना रसीद है उस पर नहीं कटता है, कहता है कि अब नया रसीद जो कटेगा वो ज्यादा दाम करके, इसके बाद घूस इतना लगेगा। यही बोल रहा है कि बिना पैसा का काम नहीं होगा, चाहे कहीं भी जाए वो कुछ नहीं होगा। सीधे किसकी सरकार आ गई है? बोलता है कि अब बीजेपी का तो सरकार है, अब कोई डर नहीं है, यही बात लोग बोलता है। हमें विधायक कुछ नहीं, हम विधायक को नहीं जानते हैं, सीधे अपना काम हमारा काम है तो हम अपना जानेंगे, नहीं दूसरा कोई जानेगा, दूसरा तो नहीं जानेगा। हमारा काम विधायक नहीं न करेगा, कोई अफसर एसपी डीएसपी कलेक्टर नहीं ना हमारा काम करेगा। जब भी करेगा हम अपने करेंगे। तो सीधे मांगता है पैसा की पैसा घूस दो तब हम काम करेंगे। हमारे के यहाँ 90% लोग धान 1100 से लेके 1200 तक बेच चुके हैं
और किसान बहुत देख रहे हैं खरिहानी में धान पड़ा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। लोग 1100-1200 में बेच के अपना कोई लड़की का शादी कर रहा है, कोई बेटा का कुछ पढ़ाई में दे रहा है। मैंने अमरिंदर सिंह जो बोल रहे हैं कि भोजपुर का किसान खुश हैं, खुश नहीं है, बहुत दुख में है। किसान जो है बहुत दुखी है और हमको तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा इन साल और दुखी है कि अगले साल तो हम लोग 1400 के बनिया को भी बेचे, लेकिन इन साल 1100 और 1200 को बेचे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में मंगलवार को पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी द्वारा निकाले गए किसान न्याय मार्च में जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव के किसान न्याय मार्च को पुलिस ने रोका तो हंगामा हो गया। वो राजभवन की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस के रोकने पर पप्पू यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला कारागार में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम का गुणगान किया गया। फोटो का बैनर लगाकर जेल में सत्संग किया गया, उनकी फोटो का बैनर लगाया गया और साथ ही कैदियों को कंबल भी बांटे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां तक कि प्रेस नोट में भी आसाराम नाम का जिक्र जेल प्रशासन ने किया है। वहीं जेल अधीक्षक इस कार्यक्रम को सिरे से नकार रहे हैं। तो रूम टू रीड के सहयोग से पढ़ाई संभव हुई है और छोटे हाथों को बड़ा सहारा मिला है और कोरोना के ऐसे समय में मौका मिला है इस पढ़ाई करने का। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव में ज्यादातर भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान रहते हैं। कोरोना काल में पूरे राज्य के स्कूलों में ताला लगा है, लेकिन तालीम इस ताले के बाहर रहे, इसलिए राज्य सरकार ने DGLEP या डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट जैसे कार्यक्रम शुरू किए। ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन उनके लिए जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन हो। इस गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक शाहिद खान इस दिक्कत से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि गांव में बमुश्किल 30 में से सिर्फ 5 अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। ऐसे में सभी बच्चों के पास शिक्षा की लौ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अनोखा प्रयोग किया। जो वॉलंटियर मैंने तैयार किए, उन वॉलंटियरों को भी मैंने जो है ये मटेरियल्स वगैरह भेजे, तो उन लोगों ने भी सहयोग किया और उनके आसपास के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने में उन्होंने भी मदद की। शाहिद ने 9वीं में पढ़ने वाले उन बच्चों को स्वयं सेवक बनाया जिनके पास स्मार्टफोन था। इन बच्चों को ई-लर्निंग सामग्री के बारे में बताया गया, जिसे उन्हें रोज उन छोटे बच्चों से साझा करना था जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं थी। शाहिद सर हमें बताते हैं और वो डाउनलोड करके हम बच्चों को फिर बताते हैं। ऐसा करके हमें बहुत खुशी भी मिलती है और वर्कशीट में जो भी बच्चों को हम देते हैं तो वो होमवर्क करते हैं और होमवर्क करके लाते भी, हम चेक करते हैं। इस कोरोना में मैं बच्चों की सहायता कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शाहिद ये चाहते थे कि बच्चों की पढ़ने की आदत ना छूटे, इसलिए वो अपने स्कूल के पुस्तकालय से किताबें इकट्ठी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को उनकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त किताबें मिलें। शिक्षा के क्षेत्र में रूम टू रीड के माध्यम से जो लाइब्रेरी उपलब्ध कराई गई और विशेषकर जो हमारे शिक्षकों की कार्यक्षमता वर्धन के लिए जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है, उसमें हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है या कमी नहीं लगी कि कोरोना पीरियड में हमारे बच्चों के शैक्षणिक स्तर में कहीं कमी आई है। इन प्रयासों से शाहिद खुश हैं कि उनके सभी प्राथमिक स्कूल के छात्रों के पास ऑनलाइन और स्कूली किताबों का साथ है। एक छोटा कदम जो इन बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।